रेयरिंग लेट एज सिल्कवर्म रेयरिंग, यानी कि सिल्कवर्म की जो पिछली उम्र में, यानी कि जो पिछली स्टेजेस हैं उसके अंदर रेयरिंग कैसे की जाती है। तो आज हम स्पेशली जो फोर्थ और आज का हमारा लेक्चर है लेट एज सिल्कवर्म रेयरिंग। तो आज हमने देखने के लिए कि सिल्कवर्म को पिछली स्टेजेस में जो लेटर स्टेजेस होती हैं, मतलब 4 और 5 स्टेज के अंदर कैसे रेयर किया जाता है और उसके लिए किन किन बातों का तरीकाकार है। दूसरा आपका जिसका टॉपिक है वो है जी मेथड ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ सिल्कवर्म रेयरिंग। तो कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू रेयर दीज लेटर स्टेज सिल्कवर्म मॉथ जो है। तो उसके लिए जो है आज हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल है। आपके सामने आपको लाइफ साइकिल नजर आ रहा है। लाइफ साइकिल को अगर देखें जी तो ये एग से स्टार्ट होता है। एग की सबसे पहले हैचिंग होती है, इसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, उसमें से एग्स निकल आते हैं। तो जैसे कि एग हैच होते हैं, उस जो हैच एग को हम क्या कहते हैं, एंड्स, बिल्कुल न्यूली हैच जो अंडे से अभी निकले हैं। वो क्या करते हैं कि ये फर्स्ट 2 3 से 4 दिन बाद फर्स्ट टाइम अपनी स्किन शेड करता है, फर्स्ट टाइम यानी कि मोल्ट करता है, और उसके बाद जो शेप आती है उसको हम फर्स्ट टाइम स्टार करते हैं। फिर ये तकरीबन 2 से 3 दिन बाद सेकंड दफा अपनी स्किन को शेड करता है और वो सेकंड मोल्ट हम उसको कहते हैं, और वो जो शेप आती है उसको हम सेकंड स्टार कहते हैं। फिर इसी तरीके से 3 4 दिन बाद अगेन वो अपनी स्किन को शेड करता है और उस प्रोसेस को हम थर्ड मोल्ट कहते हैं, और उस शेप को जो स्पेसिफिक शेप निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं कि थर्ड इंस्टार। इसी तरीके से ये फिर अगेन 3 4 दिन बाद और चौथी दफा जो है ये अपनी स्किन को शेड करता है, और स्किन को शेड करने के बाद जो है वो उस शेप को हम फोर्थ इंस्टार कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद जो है ये तकरीबन स्किन तो शेड नहीं करता मगर अब साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है। और साइज में तकरीबन जो है अब खाता रहता है और ज्यादा स्टेजेस में खाता है और फिफ्थ स्टार में पहुंच जाता है। और फिफ्थ के बाद जब ये चौथी दफा और फिफ्थ के बाद जो स्पेसिफिक शक्ल आएगी फोर्थ मोल्टिंग के बाद, वो फिफ्थ एक्चुअली स्टार होगा। ठीक है। और वो अगर 6 7 दिन खाता है और खूब रच के खाता है और जब बिल्कुल मिच्योर हो जाता है, तो अब क्या करता है कि वो अपने जो सिल्क ग्लैंड है वो इसके अंदर फुली डेवलप हो चुके होते हैं। ठीक है। और सिल्क ग्लैंड ने क्या करना है कि एक सिल्क का धागा क्रिएट करना है, और इसने अपने इर्द गिर्द धागा क्रिएट कर करके तो इसने एक वाइट से कलर की ककून बना ली है। ठीक है। और ये ककून बनाने में उसे तकरीबन 1 हफ्ता 7 से 8 दिन लगते हैं, और उसके बाद अगर इसको मजीद 3 4 दिन छोड़ें तो फिर इसमें से मौत भी निकल आएगी। अगर नहीं तो आप 7 8 दिन बाद जैसे ही सभी ककून बन जाए तो आप इनको क्या करें कि इनको हार्वेस्टिंग कर लें, और हार्वेस्टिंग करके इनको प्रिजर्व करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूमिगेशन के थ्रू या हॉट वाटर में इसको रखते हैं, जिसके थ्रू ये इसका प्यूपा अंदर ही मर जाता है। ठीक है। तो इसका अगर रेट ऑफ ग्रोथ देखा जाए कि इसके अंदर ग्रोथ कितनी होती है, तो ठीक है इसकी ग्रोथ के हिसाब से, तो ग्रोथ जो है आप अगर इसमें ग्रोथ का हिसाब लगाएं तो सबसे ज्यादा, एक सेकंड की मेरे ख्याल से फाइल बंद हो गई है। अच्छा, अब यह है कि अगर इसकी ग्रोथ का हम कहें कि इसकी ग्रोथ कितनी होती है, यानी कि किस रेशो से होती है, तो उस रेशो से आप देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा ओरिजिनल साइज से कह लें कि इसका बहुत ज्यादा साइज होता है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं जी कि इसका साइज कितना है। तो ये मैं आपको एक दफा स्क्रीन शेयर कर दूं तो फिर दिखाता हूँ। ये जी अब अच्छा, अब देखेंगे कि फर्स्ट इंस्टार के बाद तकरीबन ये 1x अपने साइज का तकरीबन 1 गुना बढ़ चुका होता है। ये जो देखिए ये स्टार के ऊपर फर्स्ट इंस्टार में शक्ल है। अब दूसरे स्टार में ये तकरीबन ओरिजिनल साइज से या कह लें कि ये 20 गुना यानी कि इसकी ग्रोथ ज्यादा हो चुकी होती है। थर्ड स्टार में कहें तो 120 गुना। ठीक है। फोर्थ में कहें तो 2664x, यानी कि उतना टाइम जिसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है, स्पीडी होती है, और इसका साइज भी ज्यादा होता है। और फिफ्थ स्टार में इसकी ग्रोथ कह लें कि और ज्यादा 10,000 टाइम 10,100,000 की तरह जो है, इस तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो स्पीडी भी होती है और बहुत ज्यादा भी होती है। तो अब क्या है कि ये मैंने कहा कि स्पेशली जो खुराक का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये खुराक अपनी जो है सबसे ज्यादा खुराक जो भी आप इसको खुराक दें तो ये तकरीबन उसमें से 90 to 95% टोटल खुराक का ये खा जाते हैं। ठीक है। अब अच्छा ये और अपने आपने ये भी पढ़ा था
कि जितनी ये फीडिंग करता है उस फीडिंग का कह रहे हैं कि तकरीबन 90% जो है वो उस दिन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तकरीबन 80% से 90% तक जो खुराक उसने खानी होती है पूरी लाइफ के अंदर, वो सारी 80 to 90% खुराक सिर्फ वो चौथी और पांचवी स्टेज में खाता है। आप देखें ना, पहली स्टेज में हमने उस दिन आपको टेबल दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि पहली स्टेज में 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इतना, मगर जब चौथी और पांचवी स्टार आ जाती है, जिसकी शेप जो आ जाती है, स्पेसिफिक शक्ल आ जाती है, या लार्वा कहें उस स्टार का, तो वो जो है उस वक्त फिर 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो तक इतनी इतनी खुराक खाते हैं। तो कहाँ 1 किलो, 2 किलो, ठीक है ना। तो वो समझ लें कि बकाया जितनी भी खुराक उसने पूरी लाइफ खानी है उसका तकरीबन जो है 80 to 90% सिर्फ इन स्टेजेस में खाता है, इन लास्ट 2 स्टेजेस में। अब आपका सवाल होगा कि ये अकेली 2 स्टेजेस में खाता क्यों है? ठीक है, एक तो ये है कि उसने अपना साइज बढ़ाना, उसका बॉडी बढ़ेगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर सिल्क ग्लैंड डेवलप तभी होंगे जब वो अच्छे तरीके से खाएगा। अगर वो सही तरीके से खाएगा नहीं तो सिल्क ग्लैंड भी उसके अंदर नहीं बनेंगे, और फिर जब सिल्क ग्लैंड नहीं बनेंगे तो उससे सिल्क भी सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, या अगर बने भी कमजोर से टाइप के, या कह लें कि बस डेवलप भी हुए, तो उससे फिर सिल्क ग्लैंड ऐसा ही बनेगा कि बस वो ककून को अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होगी, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे नहीं होंगे। और इसके अलावा जो है कि ये मैंने कहा कि ये 4 स्टेजेस थी, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, 4 स्टेजेस है ना। तो ये सिर्फ जो है एक स्टेज के अंदर खाता है, एक्टिव होता है, बाकी 3 स्टेजेस में नहीं खाता। अब जो है कि एक दफा अंडा जब लार्वे लार्वे से इसने प्यूपा बनना है फिर भी नहीं खाना, प्यूपे से अडल्ट बनना है फिर भी नहीं खाना, मेटिंग भी करनी है, मेटामॉर्फोसिस स्किन भी बार बार शेड करनी पड़ती है। तो इन सारे प्रोसेस के लिए डेफिनेटली उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो स्टोर करेगा। तो एनर्जी प्यूपल स्टेज में वो उस प्यूपे से पहले लार्वे से प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपे से उसी ककून के अंदर अडल्ट बनेगा। वो अगर बॉडी के अंदर इतनी फूड रिजर्व मौजूद है तो वो हो सकेगा। अगर फूड रिजर्व मौजूद नहीं है तो फिर वो जो है उधर ही मर जाएगा, लार्वे से प्यूपल स्टेज में ही मर जाएगा, या लार्वल स्टेज में ही अक्सर लार्वे मर जाते हैं मोस्टली। अगर कोई बच गया तो प्यूपल स्टेज में मर जाएगा। प्यूपल स्टेज से जो है सिर्फ वही बचेगा जो इसके अंदर जो है अच्छे खासे एनर्जी रिजर्व जो है वो मौजूद है। वो एनर्जी रिजर्व को कब स्टोर करता है या खाता है, वो जो है डेफिनेटली जो है इसी लार्वल पीरियड के दौरान खाते हैं। और वे मैंने कहा कि ये आप चौथे स्टेज से ऑनवर्ड, फोर्थ स्टार से ऊपर ऑनवर्ड जो है आप इसको पूरे के पूरे लीफ दे सकते हैं, या चॉप शूट दे सकते हैं। चॉप शूट के मीन आप ब्रांचेस दें और उनके बैठ के जल्दी से पत्ते उससे रिमूव कर लें, ठीक है, या काट लें, ठीक है, तो वो आप वर्म को खिला सकते हैं। तो ये आपने करना, मगर ये कि आप वो पत्ते जो हैं जो फोर्थ स्टार तक पहुंचते हुए पत्ते भी शतूत के ऊपर अच्छे खासे पत्ते ज्यादा आ चुके होते हैं, पूरे पूरे दरख्त भर चुके होते हैं और वो बड़े बड़े पत्ते हो चुके होते हैं, और वो फ्रेश भी ज्यादा देर तक रहते हैं। जो कि टेंडर लीफ होते हैं वो इतनी ज्यादा देर तक, जो बिल्कुल नए लीफ लिखे निकले हुए ना, वो इतने फ्रेश नहीं होते एज कम्पेयर टू जो कह लें कि जो ओल्डर लीफ होते हैं, बड़े लीफ होते हैं, ज्यादा डार्क ग्रीन कलर में होते हैं, वो ज्यादा देर तक फ्रेश भी रहते हैं। और वो जो है आपने तकरीबन इस स्टेजेस में चौथी और पांचवी स्टेज में आपका उसको डेली जो है 3 से 4 फीडिंग देनी है। पर डे कितनी फीडिंग देनी है? 3 से 4 फीडिंग देनी है। और इसमें एडवाइजेबल ये है कि जो रात को आखिरी फीडिंग दें वो आप इसको जो है बड़ी फीडिंग दें, ज्यादा पत्ते डालें, ताकि जो है रात में है देखिए आप पूरे दिन में 3 खुराकें दे रहे हैं और पूरी रात में 1 खुराक दे रहे हैं, तो डेफिनेटली रात को भी तो उसने खाना है। तो इसलिए जो है आप रात में कोशिश करें कि उसको बड़ी खुराक दें। आगे ये आ गए जी मेथड है, आप नेक्स्ट पूछेंगे ना, ये हमारा जो दूसरा चीज जिसमें थी कि सिल्कवर्म को रेयर करने के मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि किस किस तरीके से रेयर किया जा सके। उसमें एक शेल्फ रेयरिंग, शेल्फ जो है, दूसरा फ्लोर रेयरिंग, और तीसरा है शूट रेयरिंग। तो ये हम पढ़ते हैं और इनके फायदे और रिलेटिव नुकसान देखते हैं। शेल्फ रेयरिंग, शेल्फ रेयरिंग ये आप देखेंगे कि ये स्टैंड बने हुए हैं और स्टैंड के अंदर ये देखें ये बम्बू से बनी हुई ट्रे रखी हुई, यानी कि ये मुख्तलिफ शेल्फ्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है शेल्फ्स बनी हुई है। तो अब ये है कि इनके अंदर बेशुमार ट्रे रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है वो ये टायर के अंदर, टायर कहते हैं ये किस तरतीब से ऊपर नीचे जो है जो जब रखे जाए स्टैंड्स के अंदर जो ट्रे रखी जाए तो इसको हम टायर्स कहते हैं। तो ये रेयरिंग स्टैंड है, ये जो परमानेंट लगे हुए हैं ये रेयरिंग स्टैंड है, और इनके अंदर जो है टायर की
सूरत में ये जो है रखे हुए हैं। ये तो है रिमूवेबल, क्या आप उसको रिमूव कर लें, ट्रे को रिमूव कर लें फिर रख दें, रिमूव कर दें सफाई करके फूल डाल के फिर रख दें। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप ये जो बीच में स्टैंड में जो ट्रे हैं, वुडन ट्रे हैं, ये इस तरीके के फिक्स ट्रे बना लें, यानी कि वो स्टैंड के साथ फिक्स हों। फिर ये है कि आप एक जाली दार कपड़ा यूज कर लें, वो तरीका हो सकता है। और जिस तरीके से भी यूज करने, ये मैंने ट्रे आपको कहा था कि लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है ये ट्रे जो है, ठीक है, और ये फिक्स भी हो सकती हैं और मूवेबल भी हो सकती हैं। रिमूवेबल के जिसको आप स्टैंड में से निकाल लें उस तरीके की भी हो सकती हैं। ये बम्बू की भी हो सकती हैं या प्लास्टिक की, जैसे कल हमने देखी थी आपको ब्लू कलर के अंदर प्लास्टिक की दिखाई थी, वो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की मिल जाती है आसानी से और आपको जिसके ऊपर आपका खर्चा कम, अब जिसके ऊपर खर्चा कम हो वो बेटर है कि आप वो वाली यूज करें। अब बात आती है कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। जो शेल्फ रेयरिंग है, शेल्फ रेयरिंग में ये है कि आप ऊपर नीचे टायर की फॉर्म में जो एक ही स्टैंड के अंदर बेशुमार ट्रे रख सकते हैं, तो आप थोड़ी सी जगह के अंदर ज्यादा लार्ज रेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, एक आधा ही कमरा है और इस कमरे में आप पूरा एक पैकेट दो पैकेट रेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है ये बेस्ट तरीका ये है कि आप ये यूज करें। दूसरा ये, मगर इसमें मसला ये है कि इसमें थोड़ा सी लेबर ज्यादा लगती है कि आपको एक एक वो ट्रे निकालनी पड़ती है और एक एक को साफ करना पड़ता है और बार बार हर जब भी पत्ते डालने हर एक को निकालना है फिर अंदर रखना है, निकालना है फिर अंदर रख के पत्ते डाल के फिर रख देना है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है वो है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया अगर आपके पास काफी जगह है, वसी जगह है, बड़े बड़े कमरे हैं या बड़े हॉल हैं, उन हॉल के अंदर आप रेयर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये अफगानिस्तान के अंदर जो है, ये देखें ये बड़े बड़े कमरे हैं, खुले खुले। आबादी कम होने के फायदे ये होते हैं कि आपके पास वसी जगह होती है, बड़े बड़े घर बना सकते हैं। तो अब देखें ये हॉल के अंदर ही ये फर्श के ऊपर ही ये डाले हुए हैं ये पत्ते, फर्श को साफ करके सफाई करके ऊपर पत्ते डाल दिए और ऊपर वो छोड़े हुए, जहां जहां वो रेर हो रहे हैं वहां पे डाले हुए। इसी तरीके से ये बल्गारियां इन्होंने बिल्कुल फर्श के ऊपर तो नहीं रखे हुए, मगर ये देखें इन्होंने ये बड़े बड़े जो है क्या लें कि वो पंजाबी में कहते हैं खुरलियां सी बनाई हुई हैं या वो खाने से बनाए हुए हैं, और ये जालीदार कपड़ा है। तो ये बीच में स्टैंड लगा के लोहे के या लकड़ी के, और ये साइडों से एक जालीदार कपड़ा लगा के अब क्या कर रहे हैं कि इसी में वो पत्ते डालते हैं, इसके ऊपर रेर होते हैं, इसके ऊपर थोड़े और डाल देते हैं, फिर और डाल देते हैं, फिर और डाल देते हैं। इस तरीके से ये भी हो सकता है। मगर ये देखें आपको ये बड़ी बड़ी ट्रेस नुमा चीजें हैं बनाई हुई हैं, मगर इसमें जो है जगह आपको काफी चाहिए, ठीक है। एक ये तरीका भी है। या इस तरीके से आप ये परमानेंट जो है रेयरिंग सीट्स बना सकते हैं कि इसके ऊपर बना लें, इधर बीच में खाना है, फिर ऊपर एक रखी हुई है, फिर बीच में सीट है, परमानेंट सीट, फिक्स सीट हो। जिस तरीके से ये देखें ना लकड़ी की सीट्स हैं और उसके दरमियान में ये फटा सा लगा हुआ होगा, ठीक है, लकड़ी लगी हुई होगी और उसके ऊपर अखबार रख के आप लेयर करें, फिर ऊपर एक लेयर है, एक और फटी सी लगी हुई है, इस तरीके से तकरीबन 1 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और उसकी एक जो से दूसरी की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 0.6 से 0.8 मीटर तक है। तो इस तरीके से आप सीटें भी बना सकते हैं। तो इस सीटों से आप एक ही कमरे के अंदर काफी सारे जो इदारों को अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर रेयरिंग, यानी कि फर्श के ऊपर रेयर करना। वो पिछला क्या था, हमने शेल्फ के अंदर, शेल्फ होते हैं जैसे अलमारियों वगैरह नहीं होती, नीचे ऊपर नीचे खाने होते हैं, खानों के अंदर रख देते हैं, उस तरीके से ही वो जो फ्लोर शूट जो था शेल्फ रेयरिंग था, ये है फ्लोर रेयरिंग कि फर्श में ओपन आपने रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एक तो थोड़ी लेबर कम लगती है और लेबर फीडिंग में भी कम लगती है कि आप पत्ते लाएं और खुले बीच में डालते हैं, और इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लीनिंग भी नहीं करते, क्योंकि कौन सी आपने ट्रे रिमूव करनी है और रखनी है, उसी ट्रे में और पत्ते डालते जाने। अल्टीमेटली आप ये देखिए पिछली स्लाइड में, तो ये जो है ये ट्रे जो उन्होंने बनाई है ये उनके भर जाएंगे। शुरू में जब शुरू किया था तो उस वक्त ये बॉटम पे थोड़े थोड़े पत्ते थे, फिर ऊपर और डाले, फिर और डाले, लार्वे ऊपर से ऊपर मूव करते जाते हैं क्योंकि नीचे पुरानी लीफ है, ठीक है, उनको प्रेस कर देते हैं और वो ऊपर जो है वो ताजे लीफ है, तो वो लीफ जो है पुराने जो लार्वे हैं वो पुराने लीफ से न्यू लीफ में, नए लीफ के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक तरीका जो है
ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी जहाँ मैंने बताया कि इसमें लेबर भी कम लगेगी आपको, क्लीनिंग में भी और फीडिंग में भी, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रे हैंडल नहीं करनी पड़ती, एक ट्रे निकाली एक रखी, एक निकाली एक रखी। वो डिपेंड करता है कि अगर लकड़ी का वजन ज़्यादा है या ट्रे का वजन ज़्यादा है तो वो भी बार बार निकालना एक बड़ी परेशानी है। तो इस तरीके से तीसरा तरीका जो है वो है शूट रेयरिंग। शूट रेयरिंग यह है कि आप एज इट इज बड़ी बड़ी शूट्स जो हैं टानियाँ काट के, ठीक है, बड़ी बड़ी टानियाँ उसकी काट के शूट काट के एज इट इज लार्वे को खिला देते हैं। यानी कि लार्वे जहाँ पे रेयर हो रहे हैं आपने टानी काटियाँ, वो इसकी एक पंड सी बना के या उसका एक जिस तरीके से चारे की आप एक पंड सी बनाते हैं वो पंड सी बना के आप जो है वो ला के रख देंगे, और जहाँ जहाँ लार्वे रेयर हो रहे हैं उनके ऊपर वो शाखें रख देंगे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लेबर में क्या कहने की बचत होती है कि आपकी लेबर जो है चौथी स्टार के अंदर आपकी 60% लेबर कम हो जाती है, और पांचवें स्टार में 50% लेबर कम हो जाती है जो आपने जो लीफ डालने में लगती है। क्या देखें आप एक एक दो दो चार चार पत्ते तोड़ें या उनके बर्ड्स तोड़ें तो वो बर्ड तोड़ने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। और टानियाँ तोड़ना, आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आपके पास वो कटर है, बस ब्रीक ब्रीक टानी तोड़ें और उनको डाल के रख दें। जब एक टहनी तोड़ेंगे उसके साथ 50 पत्ते हैं 100 पत्ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 100 हार्वेस्ट हो जाएंगे। मगर जब आप एक एक पत्ता दो दो पत्ते तोड़ेंगे तो वो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो इससे जो है 50 से 60% टाइम की सेविंग होती है, लेबर सेव होती है, यानी कि एक ही बंदा काफी सारे पत्ते तोड़ सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से लीफ की कितनी सेविंग होती है, चौथी स्टार में 25% तक लीफ आपके बच जाते हैं, और पांचवी स्टार में जो है आपके 10% लीफ, मतलब जो आप लीफ तोड़ते हैं ना हाथ से, तो हाथ से वो कई सारे डैमेज भी हो जाते हैं, कई सारे जो है वो उनका रस निकल जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो कई सारे पत्ते टूट जाते हैं। मगर जब आप पूरी की पूरी शाखें तोड़ेंगे ना पत्ते का कोई रस निकलेगा, ना वो पत्ते टूटेंगे, ना वो पत्ते क्रश होंगे, और कई सारे ये जो मसले हैं ना, तो इस तरीके से हमारे पत्ते भी बचते हैं, जो पत्ते यानी कि आप ज्यादा लागत के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपने इसी तरीके से ये देखें फिक्स स्टैंड या रिमूवेबल स्टैंड जिस तरीके से भी आप बना लें, और उसके अंदर वो जब आपने उनको खुराक देनी है तो आपने एज इट शाखें ला के देनी है, ठीक है। अब यह है कि ये स्टैंड किसी भी चीज से जो लोकली आपको इजीली अवेलेबल है, चाहे बम्बू है, लकड़ है, लोहा है, प्लास्टिक है, जो भी है, पाइप है, उससे आप बना लो तो भी आपको पैसों में कम पड़े। अब ये ऑप्टिमम कंडीशन है कि जी आपको जब रेयर करते हैं तो चौथी स्टार में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 24 से लेकर 25, इसके लिए मैंने कहा था कि आपको एक और पांचवी स्टार में 23 से 24, थोड़ा सा 1 डिग्री कम जस्ट। वो क्या है कि आपके लिए, इसलिए आपने वो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लास्ट लेक्चर में जो इक्विपमेंट था जो सिल्क वार्म रेयरिंग, उसमें मैंने बताया था कि आप थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मोमीटर जैसे आप एक कमरे में लटका देते हैं, ठीक है। या आजकल आपको एक ही वो डिजिटल मीटर मिलता है, उसमें टेम्परेचर भी मेजर करता है, मिनिमम टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर भी, वो सारा कोई, ह्यूमिडिटी भी मेजर कर, मॉइस्चर भी, ये सारा कुछ मेजर कर रहा होता है। तो वो 200-300 का मीटर मिल जाता है, कुछ महंगा नहीं होता, तो वो आप ला के रख सकते हैं। इसके अलावा इसको थर्मामीटर, और इसके लिए वो होता है ह्यूमिडिफायर, या ह्यूमिडी जो है कल हमने पढ़ा था वो जो मीटर था वो आपको चाहिए होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। और वो तकरीबन आपने चौथी स्टार में 70 से 75% और फिफ्थ स्टार में 65 से 70% जो है वो ये ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी है। अगर इससे 4-5 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए ये परसेंट तो इतना मसला नहीं होता, मगर कोशिश करेंगे इसको मेंटेन करने की, ठीक है। अगर कम है तो वो मैंने आपको तरीका बताया था कि कमरे में वो बर्तन भर के उनमें वो सूखा सा रख लें, वो जो फोम है वो रख लें, या आप ये करेंगे अखबार बिछा के कमरे में उसके ऊपर पानी छिड़क दें, तो उससे भी ह्यूमिडिटी काफी जो है कमरे की बढ़ जाती है। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर मिलते हैं। ह्यूमिडिफायर क्या होते हैं कि वो स्पेशली ऐसा इक्विपमेंट है जो ह्यूमिडिटी पैदा करता है, वो एक धुआं सा फॉग सी पैदा करता है, और उस फॉग से क्या होता है उस कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। तो जब आप समझिए कि ह्यूमिडिटी इतनी मेंटेन हो गई है, आप उसको बंद कर दें। जब आप समझें कि थोड़ी कम हो रही है फिर आप उसको चला दें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ये ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से ये देखेंगे ये 4th इंस्टार लार्वे ठीक कर रहे हैं, ये 5th इंस्टार। और अब इसको क्लीनिंग कैसे करनी है, तो क्लीनिंग आप हस्क के थ्रू, हस्क में वो जो बुरादा सा होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कल हमने बताया था कि वो लकड़ी के बुरादा। दूसरा नेट के थ्रू, कि जालीदार कपड़ा जिसमें मोटे मोटे सुराख हो, नेट हो जिसमें मोटे मोटे जाली हो, उसमें आप कर सकते हैं, या नेट और हस्क दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ये भी है। अब ये देखें ये बाई हैंड भी है, मगर ये मैंने बताया था कि बाई हैंड में थोड़ा खतरा होता है कि कई तरह के जर्म्स जो हैं वो जो लग सकते हैं, या ये है मगर इसमें कई सारे लार्वों के डैमेज होने का भी खतरा होता है। ये तरीका बेस्ट था जो नेट के थ्रू, कि नेट के थ्रू क्या था ये मैंने बताया था कि ट्रे में के ऊपर आप वो नेट रख देते हैं और नेट के ऊपर आप जो है ताज़ा पत्ते जो है वो फेर देते हैं, ये जो है ताज़ा पत्ते। अब आप यहाँ पे रख दें, घंटा खंड रखा रहने, घंटा डेढ़ रखा रहने, तो जितने लार्वे नीचे होंगे ना वो उस जाली में से, उन सुराखों में से गुजर के ये ताज़ा पत्तों के ऊपर खुद ब खुद आ जाएंगे। जब ताज़ा पत्तों के ऊपर खुद ब खुद आ जाएंगे तो इसके कॉर्नर को पकड़ के जैसे आपने पहले रखा था इसके ऊपर, अब ऐसे ही उठा के इसको दूसरी ट्रे में शिफ्ट कर दें। तो अब ना आपने किसी लार्वे को हाथ लगाया, ना किसी को पकड़ पकड़ के ऊपर उठाया, ना किसी की इंजरी होगी, ना किसी को जरासीम लगेंगे, और वो बेस्ट होगा। तो ये एक समझने की एक बेस्ट तरीका है उसको क्लीनिंग का। ठीक है, इसके अलावा आप रोप्स के साथ भी ये देखिए कि आप वो नए पत्ते साइड पे डाल देते हैं और उनको शिफ्ट कर देते हैं उधर। ठीक है, और पुराने जो है वो रस्सियाँ नीचे आपने डाली होती हैं, वो रस्सियों से पकड़ के आ जाते हैं, उसको उठा लेते हैं, और वो जो गड्ढा सा होता है लकड़ियों। ठीक है, ये रोप के साथ है। स्पेसिंग कितनी चाहिए होती है, चौथी स्टार स्टेज के अंदर जो है जब आपने 4th स्टार उसका शुरू होगा उस वक्त तकरीबन एक पैकेट के लिए आपको तकरीबन 5 स्क्वायर मीटर जो है जगह चाहिए। मगर जब वो उसके एंड तक पहुंचेगी, वो 3 4 दिन 5 दिन जो से लगेंगे जो, तो वो उस वक्त तक उसकी स्पेस बढ़ाते बढ़ाते 10 मीटर तक कर देंगे हम। ठीक है, स्क्वायर मीटर तक। इसी तरीके से जब 5th स्टार्ट हुई तो उसको 10 स्क्वायर मीटर आपने जगह दी हुई थी, उसको यहाँ से बढ़ा बढ़ा के अब जो है वो और लार्वे बड़े हो गए, तो उसको आप 20 स्क्वायर मीटर तक आस्ता 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 बढ़ाते हैं, 10 11 12 14 15 16। तो इस तरीके से एट द एंड ऑफ दिस स्टेज जो है इसको 20 सेंटीमीटर तक इसकी स्पेस पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है अच्छा स्पेसिंग का एक और फायदा भी होता है। ये देखिए ना, स्टार्ट में आपने करीब करीब ही रखे हुए, अब जैसे जैसे वो साइज में बढ़ते जा रहे हैं आप उनको दूर दूर करते जा रहे हैं। इसका फायदा ये भी होता है कि जब आप उनको अनफ स्पेसिंग देते हैं ना, इसका फायदा यहाँ ये फायदा होता है कि उनको ग्रो करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा अगर किसी बीमारी को, किसी ना किसी लार्वे को खुदा ना आस्ता अगर कोई पैथोजन लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, वो बहुत ज़्यादा अगर आपस में कंपैक्ट नहीं है ना, उनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आप इजीली देख भी सकते हैं कि ये लार्वा पीला हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो बाकी लार्वे आपके बच जाते हैं उस बीमारी से। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा पहले से वो बहुत ज्यादा डेंस हो, आप उसमें उसको इनफ स्पेसिंग प्रोवाइड ना करें, तो मैंने कहा तो वो मरने में वैसे भी मरना शुरू होंगे, प्लस अगर कोई बीमारी लगी तो एक को लगी फिर सारों को ही लग जाएगी। ठीक है, और आपके वो बीमारी के फैलने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है आप उनको इनफ स्पेस देते हैं ताकि पहले तो बीमारी लगे ही ना। ठीक है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता लग गई तो उसमें से एक आधा जो बीमार है उसको रिमूव करना आसान है। ठीक है, जिस तरीके से ये आप देखें ना, ये है कुछ कंडीशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने 2 बॉक्सेस रेयर करने, यानी कि 2 डब्बियां रेयर करती हैं जो सीड की, तकरीबन 4, एक डब्बी में 2000 अंडे होते हैं, तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या या कितनी कितनी क्या क्या चीज़ चाहिए। 4th स्टार में आपको 24 से 25 टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी 70 to 75%, और लीफ आपने पूरे के पूरे सबूते लीफ डालने हैं। और कितनी लीफ डालनी 4th स्टार में 400 अंडों के लिए आपने इनको 70 से 80 किलोग्राम खुराक देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ फीड कितनी देंगी 4, यानी कि दिन में 4 दफा खुराक, 3 को दिन दफा सुबह दोपहर शाम, और एक रात को ईशा के वक्त समथिंग आप इनको दे दें, और वो बड़ी खुराक हो। डेली सफाई कितनी दफा करनी है आपने, बेड की 1 दफा डेली कम अज कम। स्पेसिंग कितनी चाहिए होगी, इनको कितनी स्पेस में आप इनको रख सकते हैं, तो तकरीबन 6 से 18 स्क्वायर मीटर के अंदर रख सकते हैं। और इसके एज का ड्यूरेशन कितना होगा, तकरीबन 4.5 दिन, 4 दिन और तकरीबन 12 घंटे इस स्टेज को लगेंगे।
और इसके बाद जो है मोल्टिंग, एक दिन के लिए मोल्टिंग करेगा, तकरीबन 18 से 24 घंटे लगते हैं एक दफ़ा मोल्टिंग करने। जब मोल्ट करेगा तो वो 5th स्टार बन जाएगा, चौथी दफ़ा जब मोल्ट करेगा। अब चौथी दफ़ा जब मोल्ट करेगा तो आप टेम्परेचर जो है इसका 23 से 24 तक मेंटेन करें, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। लीफ आपने इसको सबूत खिलाने, और यहाँ पे खुराक आप इनको कितनी देनी पड़ेगी इस पूरी स्टेज के अंदर, और ये स्टेज काफ़ी सारे 7-8 दिन लग जाते हैं इसको। तो इस दौरान आपने इसको एक ही दफ़ा 600 किलो से 650 किलो खुराक नहीं डाल देनी। अब ये कि इसमें आपने इसको खुराक ज़्यादा देनी, और जो तकरीबन इस स्टेज के अंदर खुराक लगेगी तकरीबन 600 से 650 किलोग्राम पत्ते लगेंगे, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ फीड इसमें भी आपने दिन में 4 दफ़ा देनी है, सफाई एक दफ़ा करनी है। और जिस वक्त इनको जगह चाहिए वो तकरीबन 18 से 36 स्क्वायर मीटर तक जगह चाहिए, यानी कि इनके अंदर स्पेसिंग हो, काफ़ी सारी स्पेसिंग हो, ठीक है। और इस स्टेज को पूरा होने में कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन 6 दिनों में। तकरीबन 6 दिनों में आप इनको 600 किलोग्राम फूड, मतलब आप ये कह लें कि तकरीबन दिन की 100 किलोग्राम फूड लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से। अच्छा, फ़ायदे शूट रेयरिंग के, ये शूट रेयरिंग के मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े सारे फ़ायदे हैं। उसमें एक तो लेबर आपकी 70% तक सेव हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों की आपके घर में से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई एक आधा बंदा ही कर ले तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि लेबर इसमें कम लगती है। दूसरा यह है कि इसमें लीफ की सेविंग बड़ी सारी होती है, लीफ बचते ज़्यादा हैं, यानी कि उनको आपके लीफ कम यूज़ होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि लीफ काउंट रेशो ये 2 से 3 किलोग्राम हर स्टेज में सेव होते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो बेटर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की ककून बनती है, जिसका ERR, ये जो है धागे की ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, इसके 5-6 पैरामीटर होते हैं कि धागे की क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसी तरीके से कॉटन की क्वालिटी भी चेक करके मिलों वाले जो हैं वो उस हिसाब से जो रुई है वो खरीदती हैं, ठीक है। जिस रुई के ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके धागे की स्ट्रेंथ, धागे की स्ट्रेचनेस, वो सारा कुछ होता है उसके अंदर। तो ये ERR भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा ये है कि आपको लीफ की क्वालिटी की प्रिजर्वेशन ज़्यादा होती है, यानी कि वो शूट के साथ लगा हुआ है तो वो जल्दी नहीं सूखता, वो जल्दी नहीं मुरझाता, और तब तक जो है कि आप कह लें कि जो उनकी खुराक का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक उसी पत्तों को खा सकते हैं, वो जो लार्वे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि जब आप शाखें डालेंगे और जो है शाखों से जो मटेरियल बच जाएगा वो तकरीबन आप फील्ड में ला के डाल देंगे पत्ते, आप उनका कंपोस्ट बना सकते हैं, जो भी। अब तो 18 टन पर ईयर आपका ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो सकते हैं, यानी कि एक साल में जो मटेरियल यूज किया और वो बाद में फेंक दिया, वो असली ऑर्गेनिक मैटर है। तो वो 18 टन तक आपका इकट्ठा हो सकता है अगर आप काफी सारे रेयर कर रहे हैं। दूसरा, बेटर हाइजीनिक कंडीशन होती है कि आपने वो पत्तों को आपने हाथ कम से कम लगाया, टच कम से कम किया, तो वो आप हाइजीनिक कंडीशन, सफाई वाली कंडीशन रहती है। दूसरा ये कि हैंडलिंग आप सिर्फ मिनिमम, इनमें इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के बार बार हैंडल नहीं करना पड़ता, बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ता। वो जो इसमें जो है कि आपने शूट्स दी और एक एक लीफ को एक एक लार्वे के ऊपर पत्ते नहीं डालने, सिंपल आपने शाख रख दी सभी लार्वे, तो इससे कंटेमिनेशन कम होती है। दूसरा यह है कि आपको बेड क्लीनिंग एक ही दफ़ा करनी पड़ती है, 4th स्टार के बाद सिर्फ एक दफ़ा मोल्टिंग, चौथी मोल्ड के बाद एक दफ़ा बेड क्लीन कर लें तो इनफ होते हैं। दूसरा ये है कि वर्म्स एंड लीफ जो हैं वो हमेशा जो सेकेंडरी कंटेमिनेशन उनसे कम होती है, उसके लीफ की भी कंटेमिनेशन कम होती है, और जो वर्म्स हमारे कीड़े, वर्म्स मीन जो लार्वा सिल्क वर्म्स है, उसको उसको कंटेमिनेशन कम से कम होती है। दूसरा, लेबर डिपेंडेंट रिस्क इज रिड्यूस, रिस्क कम हो जाता है। जब आपको लेबर कम चाहिए तो आप खुद भी काम कर सकते हैं या आपके घर का कोई एक आधा बंदा कर सकते हैं, और अगर लेबर ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको डेफिनेटली बंदा चाहिए, और बंदा भी उससे रिलेटेड रिस्क कई सारे होते हैं। बंदा छुट्टी पे चला गया, बंदा बीमार हो गया, बंदा पौधगी पे चला गया, बंदा शादी पे चला गया, तो अब रिस्क, तो वो बंदा ढूंढना मुश्किल हो गया। ईद आ गई, कोई ऐसा मौका आ गया तो वहाँ पे बंदा को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर डिसएडवांटेजेस इतने इंपॉर्टेंट या कह लें कि इतने ज़्यादा वेटेज नहीं रखते एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस में क्या है जी कि आपको एरिया ज्यादा चाहिए। तो अगर तो आप गाँव वगैरह में रहते हैं तो गाँव वगैरह में घरों बड़े बड़े घर होते हैं, 2-2 कनाल के, 1.5-1.5 कनाल का घर होते हैं, वहाँ पे जो है इशू नहीं होता जगह का। शहरों में तो रेयर करते ही नहीं है लोग। अगर रेयर करें तो शहरों में घर छोटे होते हैं, 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, तो वहाँ पे इशू होते हैं। दूसरा, बेड रिफ्यूजल विल नॉट बी अवेलेबल एज कैटल फीड, यानी कि जो आप एक ही जगह पे शूट डाल रहे हैं, उसके ऊपर और रख रहे हैं, उसके ऊपर और रख रहे हैं, जैसे वो बल्गारिया वाली मैंने पिक्चर दिखाई। अब इसमें यह है कि ये आप पत्तों को एक ही दफा रिमूव नहीं कर सकते, बार बार जो है आपने ये बार बार रिमूव नहीं कर, सिर्फ एक दफा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही दफा रिमूव कर लेंगे और उसके ऊपर फिर मजीद वो रखते जाएंगे। जब बिल्कुल आपका खून कट ही कर लेंगे तो फिर उसके नीचे से वो आप जो है वो जो सारा मटेरियल है जो सूख चुका है वो कर लेंगे। मगर ये आपके जानवरों के काम नहीं आएगा। अगर आप डेली डेली जो है बेड क्लीनिंग करते हैं तो डेली जो है आपको वो जो पत्ते बचते हैं वो आपके जानवर भी खा सकते हैं। ठीक है, आपने मुर्गियां रखी हैं, मुर्गियां भी खा सकती हैं कि वो पत्ते वगैरह भी खाती हैं। इसके अलावा आपका जो प्लांटिंग मटेरियल, आप शाखें बहुत ज्यादा काटते हैं तो आपके पास पौधे इतने डेवलप नहीं हो पाते कि उनके ऊपर मोटी मोटी शाखें हों जिससे आप कलमें बना सकें। तो वो कलमों के लिए आप कोई अलग प्लांट भी लगा सकते हैं। तो ये कोई बड़े इतने बहुत सीरियस किस्म के डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो सो इनकी वेटेज इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी वेटेज इन एडवांटेजेस की है कि देखिए पत्ते बच रहे हैं, लेबर का फायदा हो रहा है, अच्छी क्वालिटी की ककून पैदा हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर हो रहा है, हाइजीनिक है, कंटेमिनेशन से बचते हैं, बेड क्लीनिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, बीमारियों से लार्वे बच जाते हैं और ये रिस्क कम होते हैं। तो ये कहने के ये ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब इसमें एक दो ये कुछ टर्म्स हैं। टर्म ये है कि सबसे पहले मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग जो इंसेक्ट जो है ना, मैंने कहा था कि जैसी साइज में बढ़ते हैं ना, तो ये आप पता है इसकी स्किन के अंदर जो है काइटन होता है, तो काइटन इसको बढ़ने नहीं देता। तो काइटन जब नहीं बढ़ने देता तो उस वजह से ये जो है ये साइज में नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसे अपनी स्किन को शेड करना पड़ता है, गिराना पड़ता है। उस स्किन शेडिंग या गिराने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। जब हर दफा ये मोल्टिंग करता है तो इसे तकरीबन एक आधा दिन लग जाता है, तकरीबन कह लें कि 18 से 24 घंटे लग जाएंगे। और इस दौरान जो है ये देखें कि जब ये मोल्टिंग के लिए तैयार होता है ना तो इस तरीके से अपना सर उठा लेते हैं। ठीक है, और उसकी जो है कुछ साइंस आपको नजर आएंगे। इसका स्वॉलन हेड नजर आएगा, यानी कि इसका हेड जो है वो थोड़ा सा स्वेल हुआ नजर आएगा, मोटा सा हेड नजर आएगा, और इसने हेड अपना उठाया होता है पत्तों से। और तीसरा ये है कि लम जो है ये इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, सर उठाया हुआ है, खा भी नहीं रहे, मूव भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। इस दौरान आपने एक तो बेड को ड्राई रखना है और इसमें आपको इसको कोई पत्ते नहीं डालने, यानी कि एक दिन तक, जब तक वो मोल्टिंग में नहीं गया, प्री मोल्टिंग स्टेज के अंदर है, तो आपने ना तो इनको कवर करना है, ना इनको जो है आपने पत्ते डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मगर जब मोल्टिंग हो जाए, ठीक है, जब मोल्टिंग हो जाए तो मोल्टिंग से जब वो निकल आती है, मोल्टिंग ये देखें इस तरीके से आपको लार्वा नजर आएगा डल सा, जब मोल्टिंग हो रही है। मोल्टिंग के बाद क्या होगा? अपनी स्किन को शेड कर देगा, उसकी नई स्किन आ जाएगी और फिर आपको लार्वे दौड़ते फिरते एक्टिवली कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं आपको नजर आएंगे। दूसरा, इसका हेड जो है वो थोड़ा सा, जो माउथ पार्ट है वो थोड़े से चौड़े नजर आते हैं साइडों से। ठीक है, और इसका बॉडी का कलर डल हो जाता है और लूज स्किन इसकी बॉडी के ऊपर होती है। ये अपनी स्किन को इजीली, जो शेडेड स्किन होती है वो आपको कई जगह गिरी हुई नजर आ जाती है, यानी कि बेड के ऊपर पड़ी हुई, पत्तों में पड़ी हुई भी नजर आ जाती है। और लास्ट में ये तस्वीरों से दिखाया गया कि आप जो है स्लीपिंग टाइम से पहले उनको जितना वेस्ट है वो साइड पे कर दें, रिमूव कर दें। ये स्पेसिंग इनकी बढ़ाते जाएं। ये देखो शुरू में थोड़ी स्पेसिंग थी, फिर आसपास जैसे जैसे ये बड़े हुए स्पेस ज्यादा करते थे। तीसरा ये इसने कहा कि आप शाखें भी ले तो कोशिश करें कि उन शाखों से पत्ते तोड़ के ना वो पत्ते डालें, ना कि पूरी की पूरी शाखें डालें। बात कर उन शाखों के नीचे है वो लार्वे आ जाते हैं और मर जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पे कोशिश करें कि अगर आपके बेड के अंदर वेट कंडीशन ज्यादा है, कि वहां पे आप समझते हैं कि नमी ज्यादा है बेड में, तो उसको पेब्राइन डिजीज लग सकती है। वो जो ना आगे इसकी एक बीमारी है सिल्कवर्म की, वो बीमारी जो है उसको लग सकती है। उस बीमारी से बचने के लिए आप ये जो है पैडी चारकोल जो है ये स्प्रेड करें, ताकि जो है ये नमी ना हो। नमी होगी तो आपको पता है जहाँ पे नमी होती है वहां पे फंगस ग्रो कर जाते हैं, फंगल बीमारियां इनको लग जाएंगी।
वो फंगल बीमारियां हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे ही ये लार्वे खाना पीना रात को छोड़ दें तो आप इनकी खिड़कियां दरवाजे खोल दें ताकि हवा शवा गुजरती रहे, हवा स्टेगनेट ना हो कमरे के अंदर, ठीक है, और फ्रेश एयर मूव करती रहे। तो ये आपने काम करने, तो ये आज का जी हमारा लेक्चर था। यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लें जी शाबाश।